रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हाँ प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी आज आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस के माध्यम से सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मनीष सर आप लोगों के साथ बहुत धोखा किए हैं। धोखा क्या किए हैं कि आपको बीच मझधार में ही छोड़ दिए हैं। बेटा उसमें मेरी भी कुछ मजबूरी है, मैं इस समय ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि मेरी भी कुछ परीक्षाएं हैं, मुझे भी कुछ अभी करना है और करके ही आप लोगों का एक बहुत बड़ा सेवा करने का मौका भी मिलेगा मुझे। तो हाँ प्यारे बच्चों, सभी को पता होगा कि अब हमारी बोर्ड का जो टाइम टेबल है, जिसे समय सारणी कहते हैं, जो बच्चों को अभी तक बहुत इंतजार करवा रहा था, तो आज वो पूरा हो चुका है। तो आइए चलते हैं, आज हम आप लोगों को टाइम टेबल बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको टॉपर बनने का कुछ नियम भी बताएंगे। अगर आप फॉलो करेंगे तो वो मेरा वादा है कि ज़रूर कहीं ना कहीं आप टॉप कर जाएंगे, और अगर टॉप कर जाएंगे तो 12th के बाद की जो कुछ भी पढ़ाई होगी वो बहुत ही आरामदायक होगी, क्योंकि पढ़ने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और सभी के पास पैसा तो होता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एक अच्छे मार्क्स लाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जो आप उस योजनाओं का लाभ ले करके आप अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं बिना किसी घर के सपोर्ट के। सपोर्ट का मतलब पैसा। तो आइए चलते हैं, पहले हम टाइम टेबल से रूबरू कराते हैं बेटा। तो हम खास तौर पर साइंस साइड के स्टूडेंट्स के बारे में ही हम बताएंगे। तो आइए, जैसा कि लिखा है कक्षा 10 और कक्षा 12। तो कक्षा 10 में अगर देखा जाए, दिनांक 24 तारीख जो कि चौथा महीना 2021, मतलब 24 अप्रैल को पहला पेपर है जिसका नाम है हिंदी, और दिन होता है शनिवार। और शनिवार तो भैया किसी का अच्छा दिन नहीं होता होगा, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए सभी दिन अच्छे होते हैं। तैयारी करिए, सभी दिन अच्छे जाएंगे। इसके बाद 24 के बाद आपको 4 दिन की गैप मिलती है, इसमें से 28 तारीख को, ठीक है ना, आपका चित्रकला है। इसके बाद क्या है, 30 तारीख को, ठीक है ना, आपका शुक्रवार जो दिन पड़ता है अंग्रेजी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हिंदी के बाद चित्रकला, चित्रकला में कोई खास तैयारी करनी नहीं है, तो आपको अंग्रेजी की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल जा रहा है। इसके बाद आपके पास 3 तारीख मतलब 3 मई को, 5वां महीना है, दिन सोमवार को सामाजिक विज्ञान होगा। इसके बाद 5 तारीख को, ठीक है ना, बुधवार दिन है, और जो आपका विषय होगा वो विज्ञान का होगा। इसके बाद जो आपका लास्ट सब्जेक्ट है बेटा वो 10 तारीख को है, और दिन पड़ता है सोमवार, और विषय है गणित। मतलब जो सबसे कठिन मानी जाती है वो सबसे अंतिम चरण में है, आपको तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल जा रहा है। तो ये तो था क्लास 10th वालों के लिए। अब हम क्लास 12th वालों की तरफ चलते हैं। उनका भी पेपर स्टार्ट होता है एक बहुत अच्छे दिन से, और अच्छा दिन शनिवार है, 24 तारीख, चौथा महीना 2021, और जो विषय है वो सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी साइंस साइड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं, आर्ट साइड के जो होते हैं वो साहित्यिक पढ़ते हैं। इसके बाद आपका 6 दिन के बाद यानी कि 1 तारीख 5वां महीना 2021, दिन शनिवार, और दूसरा विषय आपका अंग्रेजी होगा। 1 के बाद 4 मई को आपका मंगलवार दिन है, रसायन विज्ञान होगा। फिर इसके बाद 6 तारीख को दिन बृहस्पतिवार है, जीव विज्ञान होगा, आबलिक गणित होगा। इसका ये मतलब है कि साइंस साइड में जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे वो अपना जीव विज्ञान का पेपर देंगे, और जो मैथ वाले होंगे वो मैथ का पेपर देंगे। इसके बाद 8 तारीख 5वां महीना 2021, दिन शनिवार, और विषय आपके पास है भौतिक विज्ञान। तो इस प्रकार से आपका ये टाइम टेबल है, इसको आप लोग भली बात समझ ले, नोट कर लें। और अब ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि बोर्ड परीक्षा में आप कैसे अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं।
सबसे पहला चीज़ क्या है, अभी हमारा पिछले साल का अनुभव बेटा, हमारे कोचिंग में ऑफलाइन कोचिंग था मेरा, और उस ऑफलाइन कोचिंग में हमारे, ठीक है ना, मैथ, इंग्लिश, साइंस बोले तो बेटा, ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। इसके बाद क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 सब्जेक्ट का बच्चे कोचिंग कर रहे थे, तो सारा समय इन्हीं विषयों पर इन्वेस्ट किए और रिजल्ट क्या निकला। मैथ में तो अच्छे मार्क आए, 98, 97 मार्क आए। लगभग 4 बच्चे ऐसे थे जो मैथ में 98, 97 लाए। इसमें भी अच्छा स्कोर था, मतलब 90 प्लस ही था। साइंस में भी 90 प्लस था। ये मैथ हम ही पढ़ा रहे थे। इंग्लिश हमारे पाठक सर थे, और साइंस में हमारे एक खान सर हैं, वो पढ़ा रहे थे। बाकी बचा हिंदी, सोशल साइंस, आर्ट, इन सब सब्जेक्ट्स को इनके आगे इग्नोर कर दिए। सोचे कि परीक्षा आएगा, उसी में 1-2 महीना पढ़ लेंगे और नंबर अच्छे ले आएंगे। तो बेटा जितना समय अगर इन लोगों ने इस पर दिया, उसका अगर 1/2, ठीक है ना, मतलब आधा समय दिए होते अन्य सब्जेक्ट पर, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता था कहीं ना कहीं वो टॉपर में अपना नाम जरूर दर्ज करवाते। क्योंकि मैथ में 98, 97 जो कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसमें तो अच्छे नंबर ले आए। बाकी जो हमारे हिंदी बचे, सोशल साइंस बचा, आर्ट बचा, उनको कमज़ोर समझ लिए, और कमज़ोर ही उनको कमज़ोर बना दिया। तो कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट आपको टॉपर नहीं बना सकता है। टॉपर करने के लिए आपको सभी विषयों में समान ध्यान केंद्रित करना है। हालांकि जिसका विषय जो कुछ कमज़ोर है उस पर अधिक समय दे, लेकिन सारे विषयों पर उसका एक समान कमांड होना चाहिए। अगर यही बच्चे 90 लेकर के आए होते तो 9×6 = 54, 540 नंबर हो जाता। तो 600 में 540 नंबर ले आइए, तो अगर प्रदेश में नहीं तो जिले में जरूर स्थान बनाएंगे। और ये हमें पूर्ण उम्मीद था कि इन लोगों का प्रदेश में तो स्थान आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। उसका मात्र एक रीजन था कि अन्य विषयों पर वो समय नहीं दिए, और उनके विचार यही था कि 1 महीना पढ़ेंगे काम हो जाएगा। तो बेटा मैं आप लोगों को बार बार ये आगाह कर रहा हूँ कि जो भी सब्जेक्ट है, किसी सब्जेक्ट को आप कमज़ोर ना समझें, सभी विषयों पर समान ध्यान दें, ताकि सबका समान कमांड बन सके और परीक्षा में एक बेहतर अंक ला सके। ये तो होगी क्लास 10th के बारे में। अब देखिए क्लास 12th के बारे में बात कर लेते हैं। क्लास 12th में हम साइंस साइड के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, वो चाहे मैथ के ग्रुप के हों और चाहे वो बायो ग्रुप के हों। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, अगर जैसे अभी जो हमारे 2020 के जो परीक्षार्थी थे 390 नंबर या उससे एबव लेकर के आए, 390 या 390 से एबव लेकर के आए, तो 390 से एबव जब लेकर के आए, 390 आए, तो उनको इंस्पायर अवार्ड मिलना शुरू हुआ। और इंस्पायर अवार्ड एक बहुत अच्छा स्कीम है जो गरीब तक का छात्र अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है, क्योंकि आपको इंस्पायर अवार्ड के तहत 18,000 मतलब 80,000 पर ईयर मिलेगा। एक साल में 80,000। अब सोचिए कौन सी ऐसी पढ़ाई है, ठीक है ना, कि जो आप 80,000 में नहीं कर सकते। इसके बाद आपको कोई दाखिला करते तो उसमें भी स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ये तो आपको 390 पर सरकार हायर कर रही है, प्रमोट कर रही है ना, कि आप आगे जाइए और कुछ देश के लिए अच्छा कार्य करिए, पैसे के लिए बाधा ना बने। ये आपको मिलता है बेटा 5 साल तक। कितना मिलता है? 5 साल तक। वो 5 साल में क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा। 3 साल होता है यूजी और 2 साल होता है बेटा पीजी। यूजी का मतलब बैचलर, अंडर ग्रेजुएट, और पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट। लेकिन इस पर एक शर्त है, ये इसकी जो पढ़ाई होनी चाहिए वो साइंस स्ट्रीम की होनी चाहिए या इंजीनियरिंग का होना चाहिए
या मेडिकल में होना चाहिए। आपको BA के क्षेत्र में इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो विज्ञान वर्ग के छात्रों को, ठीक है ना, अगर 390 नंबर या 390 से अधिक लाएं तो वो ये, ठीक है ना, इंस्पायर अवार्ड जो कि 5 साल तक मतलब 4 लाख रुपए आपको सरकार योगदान के रूप में देगी। तो आप इस लक्ष्य को बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। अभी आपका कुछ समय नहीं गया है, ठीक है ना। 4 लाख के लिए एकदम लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे 4 लाख चाहिए, और उस 4 लाख को लाने के लिए, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि इस बार भी 390 नंबर रहेगा, वो मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग के समय में 85% जब लाते थे तब मुझे इंस्पायर अवार्ड मिलता था, लेकिन दुर्भाग्य था मेरा भी, बस वही ध्यान था कि बस खाली मैथ पढ़ लो और फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, इसके बाद में हिंदी को हमने ताखे में रख दिया, चलो एग्जाम आएगा विद्या पढ़ लेंगे हो जाएगा। तो पता क्या चला कि रिजल्ट खराब हो गया, 76 पर आकर अटक गए। तो आप अगर सभी विषयों पर समान कमांड करते हैं तो ये या 90 ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइएगा पढ़ने का, ये तो आपका एक लक्ष्य हो गया। अब कैसे पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा। हम तो फिजिक्स और मैथ के बारे में बेहतर जानते हैं, इसके बाद और जो सब्जेक्ट हैं उसमें तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते, पूर्व में एक विद्यार्थी होने के नाते इतना तो मुझे ध्यान है कि क्या क्या करना चाहिए कि एक अच्छा नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। देखिए पहले हमारा जो सब्जेक्ट है मैं उसके बारे में बताऊंगा कि फिजिक्स में कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो बेटा फिजिक्स जो हमारा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, भौतिक विज्ञान कहते हैं, ये आपका 70 नंबर का लिखित होगा और 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। इस प्रकार से 100 नंबर आपके हो जाएंगे। यही 70 नंबर के बारे में आपको अब चिंता करना, क्योंकि 30 नंबर तो प्रैक्टिकल चल रहा है, उसमें 28, 29, 30 तो पाएंगे ही पाएंगे। और स्कूल वाले जो कोचिंग वाले सर जी होते हैं वो तो भाई पहले से ठेका ले लेते हैं कि आप जो है हमारे यहाँ कोचिंग पढ़िए, आपको हम 30 नंबर दे देंगे, या मुझे लड्डू खिला दीजिए, पैसा दे दीजिए, 30 नंबर हम आपको दे देंगे, मतलब लड्डू वाली बात आती है। तो बेटा इसमें कहीं ना कहीं, ठीक है ना, लेकिन अगर आप पढ़ने में ठीक है तो किसी टीचर की औकात नहीं होती है कि जो 30 नंबर हटा ले, क्योंकि कोई स्कूल नहीं चाहता है कि मेरे यहाँ से टॉपर ना निकले। भाई टॉपर निकलेंगे तो आपसे पहले उस विद्यालय का नाम होगा, तो विद्यालय कभी नहीं चाहता है कि अच्छे बच्चों का ये नंबर काटा जाए। थोड़ा जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे होते हैं, पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, वो टीचर्स डरवाते हैं कि कोचिंग पढ़ लीजिए हमसे, नहीं तो नंबर काट देंगे, लड्डू खिलाइए, मतलब तमाम प्रकार की धमकियाँ देते रहते हैं। तो इन धमकियों से डरना नहीं है बेटा, ठीक है ना। आप अच्छे छात्र हैं, अच्छे स्कॉलर हैं, तो इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी ये बच्चा 70 नंबर का मार्क कैसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़, आप अपने थ्योरी जब बहुत हाई होगा तो न्यूमेरिकल्स अपने आप सॉल्व होंगे। ये सोचिए कि थ्योरी ना पढ़ें, न्यूमेरिकल केवल पढ़ लें तो दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना। अगर थ्योरी आपका सही है तो न्यूमेरिकल अगर आप 1-2 बार प्रयास करेंगे तो ये पक्का लगा ले जाएंगे। लेकिन अगर थ्योरी छोड़ करके न्यूमेरिकल लगाएंगे केवल एग्जाम्पल देख देख करके, तो बस केवल वहीं तक सीमित रहेंगे, एग्जाम के समय वो दिमाग में आएगा ही नहीं। तो पहले आप थ्योरी पर पूरा कमांड करिए, और कोई भी डेरिवेशन है भैया, कोई भी डेरिवेशन है उसको रटिए मत। फिजिक्स कभी रटना नहीं चाहिए। फिजिक्स का फिगर बनाइए, और फिगर बनाने के बाद उस फिगर में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में आप मेंशन कर दीजिए, और ज़्यादा ना लिख पाइए तो लिख दीजिए उपरोक्त चित्र में दिखाया गया है, वो एग्जामिनर समझ जाएगा। अब एग्जामिनर आपका फिगर देखेगा, बाकी का डेरिवेशन देखेगा। तो डेरिवेशन कभी रट्टा ना मारिएगा। डेरिवेशन आप क्या करिए, जब भी पढ़ने बैठिए तो आपके हाथ में पेन और रफ होना चाहिए। अगर ये पेन और रफ होंगे तो आप बड़े आसानी से, ठीक है ना, डेरिवेशन को अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं और उसका कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से सीख सकते हैं। तो फिजिक्स बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है। फिजिक्स हुआ मैथ, जहाँ तक मेरा मानना है फिजिक्स मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप फिगर बनाते जाइए और अपने मन से सारा काम करते जाइए। रफ पर लिखने का कार्य करिए, पढ़ने से अधिक लिखने का कार्य करिए, तब आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। वही हाल मैथ में होता है। मैथ में क्या करिए, हम जब पढ़ते थे
तो हम कोई इम्पॉर्टेंट नहीं पूछते सर कि इम्पॉर्टेंट क्या बताइए मैथ में। बेटा इम्पॉर्टेंट हर छात्र के लिए वही होता है जो उसका सवाल, जैसे मान लेते हैं हमें कोई प्रश्नावली है 9F का क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता है, बार बार लगाते हैं भूल जाता है मुझे, तो ये क्वेश्चंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा बेटा। हम जब भी पढ़ने बैठेंगे तो इस क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे, इतना कमांड कर लेंगे कि वो सवाल अपने आप मुझे दिमाग में सेट ही हो जाए। तो ऐसे सवालों को क्या करिए आप इम्पॉर्टेंट मानिए और परीक्षा के समय इन्हीं सवालों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि परीक्षा के समय आप पूरा किताब लगाने का प्रयास करेंगे तो आप ये कभी नहीं कर सकते हैं। आप परीक्षा के समय केवल देखने का कार्य करिए और ख़ास तौर पर सूत्र। तो बेटा सूत्र की बात अगर यहाँ आ गई है तो कोई भी सब्जेक्ट का अगर सूत्र याद करना है, बोले तो फार्मूला, तो बेटा एक चार्ट खरीदिए, उस चार्ट पर बढ़िया बढ़िया लिखिए, तमाम प्रकार के स्केच का प्रयोग करिए, सुंदर लगे, और जहां आप सोते बैठते हो वहां चिपका लीजिए। जब भी आपके पास समय मिले तो आप उसके सामने 2 मिनट खड़े हो जाइए, वादा है कि वो सूत्र याद हो जाएगा। समाकलन में तमाम सारे सूत्र हैं, कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो दिमाग से उतर जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए उपाय यही है कि आप चार्ट खरीदिए और इसके बाद में उस चार्ट पर क्या करिए, उसको लिखिए और चिपका दीजिए। इसके बाद आता है, ये मैथ के बारे में हो गया, फिजिक्स के बारे में हो गया, केमिस्ट्री में जहाँ तक मुझे पता है रिएक्शन, अगर रिएक्शन आपको आ गया तो केमिस्ट्री तो वैसे आपकी सॉल्व हो गई, क्योंकि केमिस्ट्री पूरा जब तक केमिस्ट्री में रिएक्शन ना हो, फिजिक्स में जब तक डेरिवेशन ना हो, तब तक वो कॉपी किताब अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। तो केमिस्ट्री मक्खन के रूप में कौन सा रहता भैया, आपके पास रहता है रिएक्शन, और फिजिक्स में डेरिवेशन होता है। बात आती है बायो के बच्चों के लिए, तो बायो के बच्चों के लिए भी फिगर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना ही अच्छे से फिगर ड्रा करेंगे एग्जामिनर आपसे उतना ही इंप्रेस होगा भैया, ठीक है ना। तो ये बात हो गई बायो के लिए। इंग्लिश के लिए बात करें बेटा, तो इंग्लिश जो है आप जैसे मान लेते हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर है ये गर्ल विथ ए बास्केट एंड रिटन बाय विलियम सी डगलस। तो आप क्या करिए उस चैप्टर्स को इतने अच्छे से पढ़ डालिए कि अगर कोई भी आपको वहाँ से पैराग्राफ पढ़ दे तो आप बता दीजिए फला चैप्टर है, इसके फला लेखक हैं, क्योंकि जब तक आप रेफरेंस, ठीक है ना, कांस्टेंट एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे तब तक, ठीक है ना, आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रेफरेंस, और रेफरेंस बहुत आसानी से नंबर देता है। बस आपको इतना ही लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, मतलब यह पंक्तियाँ लिया गया है किस चैप्टर से और इसके लेखक कौन है। अगर ये सही है, आगे कुछ गलत भी किए हो तो भी नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कहीं रेफरेंस ही पूरा गलत कर दिए हो और नीचे का कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा किए हो तो नंबर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, वो एग्जामिनर समझ जाता है यार जब इस बंदे को चैप्टर का नाम नहीं पता है, लेखक का नाम नहीं पता, तो आगे तो पता नहीं क्या लिखा होगा। तो आपसे, ठीक है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको भली भांति आप पढ़ लीजिए और उसकी कहानी सार याद करिए, माने याद करिए और उसी चैप्टर्स का सिनोनिम्स याद करिए। उससे आपका वर्ड पावर, वह जल्दी से कहते हैं, वो बहुत आपकी स्ट्रांग होगी और इन फ्यूचर एनी कंपटीशन एग्जाम में वो कहीं ना कहीं आपको एक सहायता देगी, कहीं ना कहीं आपके लिए एक वरदान साबित होगा। इसके बाद आता है हिंदी। तो जैसा हिंदी का इंग्लिश का सिस्टम होता है वही सिस्टम हिंदी का भी होता है, ठीक है ना। तो इतनी बातें तो हो गई। इसके बाद बस एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आप टाइम टेबल सेट करिए, टाइम टेबल सेट करिए उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लेते हैं हमारा मैथ कमज़ोर है, फिजिक्स कमज़ोर है, तो जिस विषय में हमारी थोड़ी कमज़ोरी है उसको अधिक कमांड देने के लिए अधिक समय देंगे। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप लोग एक अच्छा खासा टाइम टेबल तैयार करेंगे और उस टाइम टेबल के दौरान ही अपना सारा कार्य करेंगे बेटा, क्योंकि ये मेरा अनुभव था। मैं भी जब पढ़ता था तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही सारा वर्क प्रोसेस करता था कि कब कोचिंग करना है, कब घर पर स्टडी करना है। तो इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।